ऑनेस्ट पीपल होते हैं वो बिला वजह के डिस्प्यूट में नहीं पड़ते, उससे अपने को दूर रहते हैं। जितने उनकी जरूरत है वो दूसरे के उस पर कभी झांकने की कोशिश नहीं करते कि उनके पॉकेट में क्या है क्या नहीं है। वो जब किसी के बारे में डिसीजन लेते हैं या राय बनाते हैं तो उनके पीछे उनका एविडेंस होता है, अपने इमोशंस के आधार पर नहीं, बस मुझे वो बुरा लगता है तो बुरा नहीं, एविडेंस होता है तब वो राय बनाते हैं। जस्ट इतनी सी ऑनेस्टी है, बहुत ज्यादा इसमें हमें कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं बोलकर कि अरे ऑनेस्टी, अरे पुराने जमाने समझ है, बेस्ट पॉलिसी, ये तमाम चीजें बड़ी सिंपल है, आप सिंपल एलाबोरेट वे में उसको समझा दीजिए। फिर बात आती है कंपैशन की। अरे किसी का दुख दर्द को समझना, साथ ही साथ एक्शन, क्योंकि हम सभी चाहते हैं अपने लाइफ में कि मुझे कोई समझे, मुझे एक्सेप्ट करे, अप्रिशिएट करे, सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करे, मुझे समझे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं या कहना चाह रही हूं उसको मेरे ही अंदाज में समझ ले। क्योंकि हम अक्सर भूल करते हैं, हम दूसरे को अपने मिजाज से समझने की भूल करते हैं। अगर दूसरे को हम उसके अंदाज से समझने की कोशिश करें तो प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाता है। दिस इज ऑल कंपैशन। ये नहीं है कि, और लेकिन कंपैशन कैसे डेवलप होगा? एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग कब होगा? जब आप बच्चों को जब कोई चीज इंस्ट्रक्शन दें तो क्लियर कट दें, कंफ्यूज एक साथ कई चीज ना बोले। होता क्या है, एक साथ बोलते हैं, जाओ उठ के वहां से सामान ले आओ, और साथ ही साथ वो भी कर लेना, वो भी। अब बच्चे गेटिंग कंफ्यूज, वन बाय वन क्लियर कम्युनिकेशन के साथ उनको डिलीवर कर दीजिए, वेरी सिंपल। लेकिन ऐसा होता नहीं, हमारा कोई दिमाग में चीजें चल रही होती है, वो जाने अनजाने में किसी और रूप में निकलती है, तो दे आर गेटिंग कंफ्यूज। फिर आती है फेयरनेस। फेयरनेस भी सभी के साथ है कि वी आर फेयर, लेकिन फेयरनेस हम इस ग्राउंड पे नहीं तय करते हैं कि हाउ मच फेयर, या कौन फेयर है कौन नहीं है। फेयरनेस का मतलब है पर्सनल नीड और दूसरे के नीड में बैलेंस बनाने। ये जरूरी नहीं है कि, और सब जानते हैं कि हर चीजें हर किसी को नहीं मिलता। वो जो एक गाना है ना, उसी का बोल है कि आप लाइफ में हर चीजें आपको नहीं मिल सकती, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये भी है कि अपने बारे में सोचना कोई भी चीज गलत नहीं है, और को अपने बारे में सोचना चाहिए, लेकिन दूसरे के कॉस्ट पर, दूसरे की खुशियां ताक पे रखकर, ये नहीं होना चाहिए। आपको भी हो, उनको भी हो, तो दूसरे के भी जज्बात, दूसरे के भी नीड्स को समझते हुए अपने को एडजस्ट करना या अपनी डिमांड को रखना, ये एक फेयर है। फिर आपका अगला टॉपिक अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी को समझना बहुत जरूरी है कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि कोई मुझसे पूछेगा तो मैं जवाब दे दूं, ऐसा हरगिज नहीं होता। अकाउंटेबिलिटी मींस यू आर अकाउंटेबल। अगर सपोज कर लीजिए आप बच्चे को कह रहे हैं वी आर गिविंग यू फ्रीडम, ओके नो प्रॉब्लम, अब फ्रीडम मिलती है वो खुश। आप स्पेसिफिक तरीके से उसको एलोबरेट करिए कि व्हाट डज फ्रीडम मीन्स। फ्रीडम डजंट मीन कि आपकी जो मर्जी आए वो कर ले जाइए। आपका फ्रीडम का यह मतलब नहीं है कि आप दूसरे के बाउंड्रीज को हिट करें। आपके फ्रीडम से दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फ्रीडम आपके लिए है अपने दायरे में रहते हुए। यू आर फ्री टू प्ले बट इन योर रूम। आपको पूरी फ्रीडम है, फैला के आप खेलिए, लेकिन किसी और के दिक्कत होगी तो आप अपना दायरा उतना कर लीजिए जिससे दूसरे को प्रॉब्लम ना हो। लेट देम प्ले, लेट देम टेक द डिसीजन। जैसे ही आप फ्रीडम देंगे, दैट मीन्स गिविंग द पावर। तो नाउ यू आर अकाउंटेबल। यू नीड टू लेट देम नो द मीनिंग ऑफ पावर, अकाउंटेबिलिटी। सरल शब्दों में उनको बताइए कि आपको क्या चाहिए, वो हंसी खुशी बोलेगा यस मुझे मजा आ जाएगा, ओके दिया। लेकिन ये आपकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इससे रिलेटेड कोई भी चीजें होंगी तो उसकी जवाबदेही आपको है। अगर आपका खिलौना टूटा है तो ये ना कहिएगा ब्लेम गेम, कहिएगा मेरे इससे हाथ से टूट गया, या किसी वजह से जो भी जेन्युइन या रियल वजह होगी उसको आप साफ कहिएगा। क्योंकि ऑनेस्ट का मतलब ही होता है कि अगर मुझसे गलती हुई तो उसको एक्सेप्ट करना और फिर उसमें अमेंड करके आइंदा वो गलती नहीं होगी, क्लियर कट कम्युनिकेट करना। तो बच्चा कोमल मन होता है, ब्रेन जो है वो आपका रियल इमेजिनरी का फर्क नहीं जानता है, तो क्या सही क्या गलत वो कहां से बताएगा। जो हम लोग कहते हैं ना ये सही वो गलत,
दुनियावी रूल्स रेगुलेशन के अंतर्गत, वो एक्चुअली में हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से करते हैं। एक छोटा बच्चा छत से कूदने को तैयार बैठा है, वो स्पाइडरमैन, सुपरमैन ऐसे बनना चाहता है, उड़ो 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 उड़ो। क्यों? क्योंकि ब्रेन नहीं जानता कि व्हाट इज रियल। क्योंकि हम गिर के चोट लगी, हमें दर्द हुआ, तो वो एक्सपीरियंस बताता है कि नहीं यार यहाँ से चोट लगेगी, ये सही नहीं है। तो ब्रेन लेकिन नहीं बताता, आपका एक्सपीरियंस वो करता। तो बच्चे को पहले एक्सप्लोर करने दीजिए, उनके साथ डिस्कस करिए, उनकी बाउंड्रीज बता दीजिए, बेटा ये आपकी आजादी, इसमें आपको जो करना है वो आप करिए। अकाउंटेबिलिटी बता दीजिए कि मुझे पूछने की आपको जरूरत नहीं पड़े, यू नीड टू कम। आपको आके बताना है कि जो आपको पावर दी गई थी उसका आपने किस तरीके से इस्तेमाल किया। दैट इज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ सेल्फ। अरे उसने मुझसे पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं, व्हाट डज इट मीन? उसको बताइए, अकाउंटेबल आप हो जाएंगे। जैसे ही आप पावर मिलेगा, यू आर सेल्फ अकाउंटेबल, आपको खुद ही इस चीज को बताना है। कोई गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, आपने कोई डिसीजन लिया था। फॉर एग्जाम्पल डिसीजन मेकिंग में अक्सर आप सभी तजुर्बेकार लोग बैठे हैं यहाँ पर, पेरेंट्स हैं, जानकार हैं, लेकिन अक्सर देखिएगा, नोट करिएगा, जब डिसीजन की बात आती है तो हम बच्चों पे थोपते हैं। आप चाहें तो क्या करिए, बच्चों को ऑप्शन दे दीजिए, बेटा इस संडे को हम लोग चल रहे हैं, कहाँ जाना चाहेंगे आप? या तो चलिए कहीं खाना पीने चला जाए, पार्टी सार्टी, मैंने कुछ खाने का आइटम वो कर ले, या आप चाहते हैं कि हम कहीं मेला में जाकर या कहीं पर घूमा जाए। तो बच्चे का दोनों ही मन कर रहा है, लेकिन आप बता दीजिए कि हालात ऐसे नहीं कि हम दोनों चीजें कर पाएंगे। टेक द डिसीजन, लेट द चाइल्ड डिसाइड वेयर ही वांट टू गो। अगर आप वाकई चाहते हैं कि वो आगे चलकर अपना फैसला बेहतर तरीके से ले, तो आप उसको छोटे छोटे मौके जो आते हैं वो दीजिए। जब वो डिसीजन करेगा, नहीं चलिए हम आज खाना खाने जाएंगे, तो आपका अब काम बनता है उसका लॉजिक या रीजनिंग एबिलिटी को चेक करना कि क्या वजह थी, माने आपने ये डिसाइड क्यों किया, क्यों? क्योंकि रीजनिंग एबिलिटी क्यों के जवाब से है। फिर क्या होगा, वो पक्का जवाब देगा, मैं इसलिए किया हूं कि अभी मेरे को खाने का है, घूम तो मैं फिर बाद में भी लूंगा, आज ये कर लेता हूं, तो ये, तो कोई ना कोई अपना रीजन देगा। जब वो रीजन आपको एक्सप्रेस करता है ना, तो उसके तार्किक क्षमता बढ़ती है। जब उसने एक रीजन दिया तो आप तजुर्बेकार हैं, उसको कुछ चीज थोपिए नहीं, उससे पूछिए, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ये करती तो क्या होता, उसका तुरंत दिमाग खुलेगा, वो आपको आंसर देगा। ये आप तार्किक क्षमता बढ़ा रहे हैं। तो बच्चे का एक जब डिसीजन लेता है तो उसका एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, यस कि मेरे डिसीजन को माना गया, समझा गया। क्योंकि कहा ना कि सभी लोग चाहते हैं रेस्पेक्ट, क्या वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, हर तबके के लोग रेस्पेक्ट, काइंडनेस, ये सभी एक्सेप्ट करते हैं और ये उनका हक है। गिविंग रेस्पेक्ट, एक्सेप्टिंग रेस्पेक्ट, ये हक है, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम रेस्पेक्ट करें आपकी। और सब ये नेचुरल जैसे नीड होती है ना, वैसे ही है रिस्पेक्ट। तो बच्चे को भी महसूस होता है, इससे आपको दूर का आपको नहीं, जब उसका डिसीजन लेते हैं आप, वो करता है, आप उसको अप्रिशिएट करते हो, एक्सेप्ट करते हो, तो उसका एक कॉन्फिडेंस। जब वो डिसीजन लेकर मान लीजिए कुछ गलत हो जाएगा, तो वो आपसे डिस्कस करेगा, यहाँ मेरे से गलती होगी, क्या आपने सीखा, क्या गलती हो गई? तो वो सीख रहा है, वो सीख रहा है, वो ग्रोइंग स्टेज है, जो हम लोग प्रोडक्शन हाउस कहते हैं ना, ये प्रोडक्शन हाउस है। जितना आप तरासेंगे बेहतर तरीके से। अब कंपैशन की जहां तक बात आती है, जब आप उसको इज्जत के साथ बात करते हो, उसके जज्बात को सुनते हो, एक्टिव लिसनिंग होना बहुत जरूरी है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है पेरेंट्स को। हम चूक जाते हैं पेशेंस में और ब्लेम कर देते हैं बच्चे पे कि वो नहीं सुनता। सभी के साथ ये प्रॉब्लम आती है, मेरा बच्चा नहीं सुनता, वो किसी की सुनता नहीं है, जिद करता है, कुछ कहो तो मानता नहीं है, भुलक्कड़ है, कहीं खोया खोया रहता है, कुछ याद करो भूल जाता है, खेलने में सिर्फ मजा आता है, ये तमाम चीजें आगे चलकर विनोद जी बता भी देंगे कि किन किन वजहों के ब्रेन के लोब्स कौन कौन से रेस्पॉन्सिबल हैं। और हम क्योंकि हमारी जानकारी में नहीं है तो हमें वो चीज बहुत बड़ी पहाड़ लगती है, जबकि वो 10 to 12 डेज की वर्किंग है। आप ड्रास्टिक चेंज पा लीजिएगा बच्चों के अंदर। जिस दिन आपने अपना कॉन्फ़िगरेशन ब्रेन का जान लिया, उस दिन आप
नोट करिएगा, यू विल बी सरप्राइज्ड। हमने साइंस को यहीं तक समझा है कि हम आसमान मून में पहुंच गए हैं। साइंस इतना डेवलप कर गया है कि विद इन नो टाइम यू कैन अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ, योर लर्निंग स्टाइल, योर लर्निंग सेंसिटिविटी, योर पर्सनैलिटी। शायद यहां पर जितने गेस्ट आए हुए हैं इस बात को एग्री करेंगे कि सबकी समझने की क्षमता अलग होती है, सब मोटिवेट अलग तरीके से होते हैं, अंडरस्टैंडिंग अलग होती है। कुछ एग्जांपल ले सकता हूं कि कुछ बच्चों को आप नोट करिएगा, बड़ों को भी खासकर अपने से आप महसूस करके देखिए तो मेरी बात ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझ आएगी कि कुछ लोग चैलेंज से मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग सेंस ऑफ बिलोंगिंग से मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग किससे मोटिवेट होंगे, नॉलेज शेयरिंग से, नॉलेज की बात से वो उनको लगता है यस। और कुछ लोग फन लवी होते हैं, जब तक किसी काम में मजा है तब तक करते हैं, जहां पे उसमें मजा खत्म हुआ काम खत्म हुआ, डिस्ट्रैक्ट हो गए। अब एक चैलेंज से मोटिवेट होने वाले को सेंस ऑफ बिलोंगिंग से आप मोटिवेट करिएगा तो वो नहीं होगा, तो आपका कीमती समय जाए। तो जब हम पर्सनैलिटी जान लेते हैं तो ये जो सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी के इंग्रेडिएंट हैं ये डायरेक्टली रिलेटेड है आपके ब्रेन लोब से। ये अकाउंटेबिलिटी। अब करेज की बात आती है। करेज को आपने भी यही समझे होंगे जो पहले भी मैंने कहा, अगर हम इसको लोब्स के हिसाब से समझें तो क्या होगा कि कंपैरिजन में फ्रंटल लोब और ब्रेन के ही पार्ट्स हैं, मे भी यहाँ पर कई लोगों को लोब्स के हिसाब से कंफ्यूजन हो। इन जनरल सभी लोग जानते हैं कि लेफ्ट और राइट ब्रेन होता है। लेफ्ट में भी आपके 4 लोब्स के माने 4 लोब्स के 4 पार्ट आपके लेफ्ट ब्रेन में आ जाते हैं, राइट ब्रेन में हमारा लेफ्ट बॉडी पार्ट राइट ब्रेन से गवर्न करता है। तो उसी तरह ये कंपार्टमेंट अलग अलग है। अगर हम सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी के अंदर डेवलप करना चाह रहे हैं तो हमें ये जानना जरूरी, माने आपको लगेगा भी कि जानना बेहद जरूरी हो जाएगा कि हम पहले ब्रेन के कॉन्फ़िगरेशन समझ लें कि उससे रिलेटेड कोई अगर हम बात कहेंगे तो क्या वो उतनी अभी समझ है, क्योंकि ब्रेन के सेल्स को हम लोग न्यूरॉन्स कहते हैं। अगर न्यूरॉन्स 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है ब्रेन में और वो ब्रेन के अलग अलग सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अक्सर लोग लॉजिक या रीजनिंग एबिलिटी से कंफ्यूज करते हैं ऑब्जर्वेशन स्किल से। म्यूजिकल स्ट्रेंथ यानी कि कंपैशन की जहां तक बात करें, किसी के दर्द को समझना, दुख को समझना, ये आपके राइट ब्रेन का पार्ट है। मेमोरी राइट ब्रेन के पार्ट में स्टोर होती है। प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ कि उसको कुछ इंस्ट्रक्शन तो भूल जाता है, ये कहां से दूर होगा? Unless and until you do not know about the neurons distribution of your brain, अगर ये चीज हम जान लेंगे तो सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करना कितना आसान हो जाएगा। एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है, उसके साथ मैं चाहूंगा कि मैं विनोद जी को इनवाइट करना चाहूंगा, जिसमें जहां तक बात है कि एक किस्से के थ्रू से पहले मैं ये बता दूं कि अगर हम रेस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करने की बात करें तो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो डेवलप होती है उसके लिए आप ज्यादा नहीं, सिर्फ आप विद इन 1 वीक अपने घर पर 1 वीक आप ट्राई कर लीजिए। बड़ों आपस में भी कर सकते हैं, बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। बड़ों में भी आप तब्दीली पाइएगा, बच्चों में तो आप पा ही जाइएगा। जब आप बच्चों को कोई भी काम दें पहले उनकी इजाजत ले लें, विद रिस्पेक्ट उनसे पूछिए, उनसे बात करिए कि बेटा आप क्या चाहते हो करना। फॉर एग्जाम्पल एकेडमिक पढ़ना है तो आप पढ़ना थोपिए मत, आप उनसे टाइम बोलिए किस समय आप पढ़ना चाहते हो, कितनी देर पढ़ना चाह रहे हो। पैनिक ना होइए कि इतना बड़ा सिलेबस है कैसे होगा। ट्रस्ट मी, अगर बच्चा फोकस के साथ पूरे दिन में सिर्फ 2 आवर्स पर डे बिताए तो कोई भी बड़े से बड़ा एग्जामिनेशन कंप्लीट कर सकता है। ट्रस्ट मी, 6 घंटा 4 घंटे पढ़ने से कोई पेपर कंप्लीट नहीं किया जा सकता है, कोई एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं किया जा सकता है, कोई भी आपका चैलेंजेस को मिट आउट नहीं किया जाता। फोकस बहुत जरूरी है, कंसंट्रेशन। जैसे ही आप कंसंट्रेट करते हो आपका ब्रेन उसी तरह से चलता है और कम समय पे ज्यादा लर्न कर जाते हो। अगर आपको बच्चे की या किसी इंसान की लर्निंग स्टाइल पता चल जाए, उसका डोमिनेंट पार्ट कौन सा है, सुनकर ज्यादा बेटर समझता है कि देखकर या खुद करके, तो जाहिर सी बात है कि 1 घंटे का काम 10 मिनट में कर लेगा, क्योंकि सभी की लर्निंग स्टाइल अलग होती है। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि व्हाट इज द लर्निंग सेंसिटिविटी, वो फास्ट लर्नर है, एवरेज लर्नर है कि स्लो लर्नर है, आपका उसको टास्क देने के तरीके बदल जाएंगे और बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो जब भी आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करने की बात करें तो 4 चीजों पे फोकस कर लीजिए, ज्यादा नहीं, कुछ नहीं।
आप वेबिनार के बाद से आप करिए, नंबर आपके पास है। अगर आप उसको रिजल्ट नहीं आया, आप डायरेक्टली कॉल करके पूछ लीजिएगा कि सर मैंने ट्राई किया था, ये नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आपसे भी ये फॉलो कर लीजिए, विद इन 72 आवर्स यू विल फाइंड अ चेंज। आप कोई इंस्ट्रक्शन दीजिए, बड़ा ही क्लियर कट उनको इंस्ट्रक्शन दीजिए, क्या चाहते हैं और कैसे करना है। आज देम, उनसे नोट कर लीजिए कि आप ओके, आप 2 घंटा 4 से 6 पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्लियर कट होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई इंपोज नहीं करिए कंडीशन कि तुम तभी मिलेगा तुम्हें जब ये करोगे। लेट देम टेक द डिसीजन। और साथ ही साथ ये जरूर उनको क्लियर कर दीजिए, अगर आप अपनी ही कही हुई बात को बेटा पूरा नहीं करते हो तो उससे रिलेटेड जो कंसिक्वेंसेस है उसको आपको ही फेस करना होगा। उनको कंसिक्वेंसेस बता दीजिए क्या होगा, लेकिन इस हद तक ना करिए कि उनका सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाए। पहला पॉइंट, आप उनसे पूछिए, गिव देम टाइम, अच्छा खासा आप इस पर टाइम दीजिए उनको। दूसरा आपका है डेवलप ए कंपैशन। ये रोल मॉडल के तौर पे पेरेंट्स होते हैं, उनको देख के बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। कल्टिवेट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देमसेल्फ। एक एक्टिवेटिंग इंसिडेंट को आप डिजाइन कर लीजिए, कोई घर में अपना प्रोग्राम करना चाहते हैं उसको करिए, और उस पर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करिए, एक दूसरे से डिस्कस कर लीजिए। लेकिन सबसे पहला एक ही काम करिएगा कि आप उनसे पूछिए कि बेटा आप अपना जो भी चीज करना चाहते हो उसको एक टाइम टेबल के तौर पे बता दीजिए, उस समय ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे को ये बताना बेहद जरूरी है कि आपके स्ट्रेंथ क्या है। जब बच्चे को अपनी स्ट्रेंथ पता होगी तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। गिफ्ट्स, टैलेंट, सेंस ऑफ प्लेस, रिसोर्सेस क्या क्या अवेलेबल है इनबॉर्न, वो क्या लेकर आया है, उसको कल्टीवेट करना है। तो जाहिर सी बात है कि जब स्वॉट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट और अपॉर्चुनिटी की हम बात जब करते हैं, तो इसमें स्ट्रेंथ जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम मार्केट में अपनी कमियों की वजह से सर्वाइव नहीं करते, हम अपनी खूबियों की वजह से मार्केट में सर्वाइव करते हैं, लेकिन हमें खूबी नहीं पता। और खूबी ये नहीं होती है कि बहुत स्मार्ट है, किस बात पे स्मार्ट है। खूबी पता चलती है आपके ब्रेन के पावर पे। अब ब्रेन के पावर्स क्या क्या हैं, मोटे तौर पे मैं ब्रीफ कर रहा हूं, उसके बाद फिर मिस्टर विनोद को मैं इनवाइट करूंगा जो बताएंगे। इसमें आपका जो इंटेलिजेंस है वो सिर्फ 2 इंटेलिजेंस नहीं होता है। मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो 8 इंटेलिजेंस है, जिसमें आपका ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन, जिसमें आपका इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल स्किल आता है। दूसरा आपका है लॉजिक, रीजनिंग और वर्ड्स, जिसको हम आईक्यू कहते हैं। तीसरा आपका एक्यू है, जिसमें आपका कैनेस्थेटिक माने फाइन मोटर्स और ग्रॉस मोटर्स। फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर का भी क्या रोल है, विनोद जी बहुत बेहतर तरीके से आपको समझा भी देंगे। इसके बाद आता है सीक्यू, क्रिएटिव क्वेश्चन। क्रिएटिव क्वेश्चन का मतलब है कि कितने आप क्रिएटिव माइंड है, उसमें म्यूजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट, और स्पेशल 3 डायमेंशनल चीजों को समझने की सलाहियत, कैसे आप डिजाइन करते हैं, जो आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लोब्स है, जहां पर ये हाई होना बेहद जरूरी है। इससे रिलेटेड आपको आगे चल के ये भी पता चल जाएगा कि आपका बच्चे में लर्निंग स्टाइल के साथ साथ कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और कौन से नहीं है, तो किन वजहों से नहीं है, जिसको आप पर्टिकुलर एक्सरसाइज करा के दूर कर लेंगे। जो उसको टफ लग रहा था सब्जेक्ट, वो अब आसान लगने लगेगा। होप मैंने बहुत ज्यादा आप लोगों का कीमती समय नहीं लिया है, और उम्मीद करता हूं कि अपनी तरफ से कोशिश किया हूं कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको दे सकें। आई वुड रिक्वेस्ट विनोद जी टू, मैंने स्टॉप भी कर दिया है, और अभी तक मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो उसमें अटेंडीज हैं, उसमें अगर किसी तरह का कोई सवाल वो पूछना चाहते हैं, या वो चैट में अगर उनको बातें समझ आई हैं या कोई डाउट्स है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है। एनीवन फ्रॉम वुड लाइक टू से समथिंग, दे कैन राइट इन चैट बॉक्स।
क्योंकि अगर हम अपना कोई समय निकाल के आए हैं तो बेस्ट यूटिलाइज करें, और आपको भी जानकारी बड़ा ही अच्छा लगेगा कि हम किड्स कन्विंस देयर टॉक थ्रू इमोशनल स्टंट। बहुत ही बेहतरीन सवाल आपने उठाया है सुनीत जी ने, कि समटाइम्स किड्स कन्विंस देयर टॉक्स थ्रू इमोशनल स्टंट। एक्चुअली में मैंने पहले भी अभी आप कन्वर्जेशन के दौरान पे बताया भी कि अक्सर आप देखिएगा कि बच्चों के लिए निगाह में जो पेरेंट्स होते हैं वो एक रोल मॉडल होते हैं, लाइक सुसाइड एंड ऑल। एक्चुअली में सुसाइडल एक टेंडेंसी है जो कि आगे चल के डेवलप होती है, लेकिन उससे पहले बहुत ही आपने, क्योंकि इंटरेस्टिंग एक सेंसिटिव टॉपिक भी उठा दिया और एक टर्म यूज किया है सुसाइड एंड ऑल, कि मैं सुसाइड कर लेंगे, खासकर लड़कियां या लड़के, कि अगर आपने मेरा ये डिमांड पूरी नहीं किया तो मैं जान दे दूंगी या दे दूंगा, या मैं खाना छोड़ दूंगा, या बहुत से स्टंट वो करते हैं। एक्चुअली में ये आता कहां से है किसी को, कि बच्चे बड़े मासूम होते हैं। अगर ये आई वुड लाइक रिक्वेस्ट यू टू काइंडली मेंशन द एज ग्रुप, वो ज्यादा बेटर होगा कि उस एज के हिसाब से मैं आपके इस सवाल का जवाब दे सकूं। किस एज ग्रुप की आप बात कर रहे हैं? ओके, वेरी सेंसिटिव, टीन एज। मैं टीन एज से इन्होंने क्योंकि टीन एज 16 ईयर की बात की है, तो ये टीन एज में इनका मैच्योर दिमाग इतना हो चुका है कि ये, क्योंकि बच्चों का ऑब्जर्वेशन स्किल बड़ा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, डिपेंड कर, क्योंकि वो ऑब्जर्व करके ही चीजें बचपन से सीखते हैं। वो इतने एज तक में ये समझ जाते हैं कि पेरेंट्स में माँ बाप को कैसे ट्विस्ट करना है, उनकी कमजोरी क्या है, कौन सी बात पर है। इसीलिए मैंने ये टॉपिक उठाया था, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब ये इंग्रेडिएंट बच्चे के अंदर आ जाता है तो वो कोई भी मैनिपुलेटिव स्ट्रेटजी को यूज नहीं करता है, लेकिन जब एसओआर लेस हो जाता है तो वो बहुत सी इस तरीके के मैनिपुलेटिव स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करता है। टीन एज एक और वजह से इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि अक्सर लोगों को मे भी कंफ्यूज हो या नहीं जानते हो, या जानते हो तो एग्जैक्टली डिफाइन ना कर पाए, लेकिन ये जो सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ एस्टीम मीन्स अपने बारे में उसकी क्या राय, ये डेवलप करती है एट द एज ऑफ 13, यानी 12 ईयर के बाद से सेल्फ एस्टीम। लेकिन इसकी नींव चाइल्डहुड स्टेज में ही डेवलप करने लग जाती है, क्योंकि हम अर्ली एज में जो चाइल्डहुड है उस पर अक्सर आप देखिएगा, शायद आप लोग सहमत भी हो, कि हम लोग से अनजाने में क्या क्या वर्ड्स निकलते हैं। तुम गधे हो, तुम्हें कोई काम दिया जो तुम किसी लायक नहीं हो,